अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हायर मेंटल प्रोसेस का जो यूनिट 4 है, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी सबने सुना है, सबने की भी होगी, दिखाई भी होगी। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, किस तरह के स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं क्रिएटिविटी में, उसको भी जान लेते हैं। तो बेसिकली क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और डेवलप ओरिजिनल वर्क। एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रोड्यूस करती हैं या डेवलप कर रही हैं ओरिजिनल वर्क को। आपके खुद का ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। आपने नई थ्योरीज़ को प्रपोज़ किया हो, नए टेक्निक्स लाए हों, आप नए नए थॉट्स हों, तब तो हम कहेंगे ये चीज़ जो है क्रिएटिव है। तो क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और डेवलप ओरिजिनल वर्क, थ्योरीज़, टेक्निक्स एंड थॉट्स। ठीक है, आपकी एक ऐसी क्षमता जिसके तहत आप प्रोड्यूस कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं अपने ओरिजिनल वर्क को, ओरिजिनल थ्योरीज़ को, टेक्निक्स को और नए नए थॉट्स को, नए इनोवेशंस को। दैट इज़ कॉल्ड द क्रिएटिविटी। अ क्रिएटिव इंडिविजुअल टिपिकली डिस्प्लेस ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेसिवनेस। अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन क्रिएटिव है तो उसके अंदर हमें बाहर से ही दिख जाएगा कि वो उसके अंदर ओरिजिनलिटी बहुत होगी, इमेजिनेशन बहुत होगा, एक्सप्रेसिवनेस बहुत होगी, बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेगा चीज़ों को क्योंकि इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। Creative thinking refers to the mental process leading to a new invention or solution to a problem. Creative thinking एक ऐसे मेंटल प्रोसेस को रिफ़र करती है जो लीड करता है किसी नए इन्वेंशन को या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। Creativity involves the ability to develop new ideas or utilize object or information in novel ways. ठीक है, आप पानी का गिलास ले लो, उसमें पानी भर के दे दो, तो ये कोई भी नया यूज़ या नहीं है, अनयूजुअल यूजेस नहीं है। ठीक है, आप उसका नोवल तरीके से यूज़ करो तो हम कहेंगे हाँ ये क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी अपने अंदर क्या इन्वॉल्व कर रही है, आपकी कैसी एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़, जिसके तहत आप नए आइडियाज़ को डेवलप कर पा रहे हो, यूटिलाइज़ कर पा रहे हो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को या इन्फॉर्मेशन को नए तरीके से। दैट इज़ कॉल्ड द क्रिएटिविटी। इट कैन इन्वॉल्व लार्ज स्केल आइडियाज़, ये अपने अंदर लार्ज स्केल आइडियाज़ को जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो नॉन क्रिएटिव पर्सन है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है, या नॉर्मल आईक्यू वाला पर्सन है जो इमेजिन भी नहीं कर सकता, उसको अपने अंदर इंक्लूड किए रहता है। दैट हैव द पोटेंशियल टू चेंज द वर्ल्ड, जिसमें पोटेंशियल होता है वर्ल्ड को चेंज करने का। सच एज इन्वेंटिंग टूल्स दैट इम्पैक्ट हाउ पीपल लिव और स्मॉलर एक्ट्स ऑफ क्रिएशन सच एज फिगरिंग आउट अ न्यू वे टू अकम्प्लिश अ टास्क इन योर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, छोटे छोटे क्रिएशन करके, ठीक है, या कुछ ऐसे टूल्स को इन्वेंट करके जो हमारी लाइफ पे अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। पहले के टाइम में कपड़े हम कैसे धोते थे, हाथ से, ठीक है, अब कैसे धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन से। पहले के टाइम पे एंजॉयमेंट के लिए हम खेलते कूदते थे, अब टीवी आ गए हैं, डिजिटल गेम्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं। पहले कीपैड वाले मोबाइल से अब टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ गए हैं। तो ये सब क्रिएटिव माइंड की ही इन्वेंशंस हैं। क्रिएटिव माइंड नहीं होते तो ये इन्वेंशंस नहीं हो रहे होते। पहले लाइट में नहीं रहते थे हम सूरज की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी से अपना काम चलाते थे, लेकिन धीमे 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 दीपक से काम करने लगे, लालटेन से काम करने लगे, अब प्रॉपर लाइट है, ठीक है। पहले एसी नहीं था, अब एसी है। ये सब किसकी खोज है, एक क्रिएटिव माइंड की। तो क्रिएटिव माइंड अपने अंदर दो प्राइमरी कंपोनेंट को इंक्लूड करे रहता है। पहला है ओरिजिनलिटी और दूसरा है फंक्शनैलिटी। ओरिजिनलिटी, अगर आप कह रहे हो कि कोई भी चीज़ क्रिएटिव है, मैंने क्रिएटिविटी या क्रिएटिव इन्वेंशन किया है, तो उसमें ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने किसी पुरानी ही चीज़ को मैनिपुलेट करके सामने रख दिया या किसी पुराने आइडिया को एक्सटेंड कर दिया या मॉडिफाई कर दिया। उसका खुद में ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आहा मूवमेंट आए, ठीक है, ओह आह, ठीक है, ये सा वाला वाओ, ठीक है, ये मूवमेंट क्रिएट हो। फंक्शनैलिटी मतलब जो भी आपने क्रिएट किया है उसका कुछ तो यूज़ होना चाहिए, कुछ फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि यूज़लेस है तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इंसान का उससे, क्योंकि ना क्रिएटिविटी तो तभी है जब आपकी लाइफ को बेटर करे,
उसका कुछ यूज़ हो, ठीक है। कुछ भी अनयूजुअल सा बना देना जिसका कोई अर्थ ना हो, मीनिंगलेस हो, वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी हैपन्स व्हेन समवन कम्स अप विद अ क्रिएटिव आइडियाज़। क्रिएटिविटी तब शुरू हो जाती है जब कोई सामने वाला अपने खुद के क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हमारे सामने आता है। एन एग्जाम्पल वुड बी अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस दे दें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के, बट व्हाट मेक्स एन आइडिया और सॉल्यूशन क्रिएटिव, ठीक है। पर क्या बनाता है एक आइडिया और सॉल्यूशन को क्रिएटिव? क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट, क्रिएट और डिस्कवर न्यू आइडियाज़, सॉल्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज़। क्रिएटिविटी एक ऐसी योग्यता है जो हमारे अंदर जनरेट करती है, टू जनरेट, क्रिएट और डिस्कवर न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ को, सॉल्यूशन को, पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं और डिस्कवर कर रही है। दैट इज़ क्रिएटिविटी इन द रियल सेंस। वेरी क्रिएटिव पीपल ऑफन हैव इंटेंस नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है। जो भी बहुत क्रिएटिव इंडिविजुअल होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे उनसे बात कर लो, उनको एक इंटेंस इन डेप्थ नॉलेज होती है अबाउट समथिंग, वर्क ऑन इट फॉर ईयर्स, क्योंकि वो इसमें सालों से काम कर रहे होते हैं। लुक एट नोवेल सॉल्यूशंस, नोवेल सॉल्यूशंस को देख रहे होते हैं। सीक आउट द एडवाइस एंड हेल्प ऑफ अदर एक्सपर्ट्स, दूसरे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले रहे होते हैं और यहाँ तक कि वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। ऑल्दो क्रिएटिविटी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द आर्ट। क्रिएटिविटी बेसिकली तो आर्ट से रिलेटेड है। इट इज़ एक्चुअली अ विटल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये विटल फॉर्म है इंटेलिजेंस का, ठीक है। एक क्रिएटिविटी होने के लिए एक IQ लेवल भी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना इज़ नेसेसरी, दैट ड्राइव्स पीपल इन मैनी डिसिप्लिन्स टू डिस्कवर समथिंग न्यू। जो ड्राइव करता है, जो हमारे अंदर तभी ड्राइव होगा, इंटेलिजेंस होगा तभी ड्राइव इन होगा हमारे अंदर कि हम कुछ नया कर पाएँ अदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग तभी नया डिस्कवर कर पाते हैं जब एक विटल फॉर्म होता है हमारे अंदर इंटेलिजेंस का, या ऑप्टिमम लेवल होता है इंटेलिजेंस का। क्रिएटिविटी कैन बी फाउंड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। क्रिएटिविटी को आप देख लो, हर एरिया में पाई जाएगी। फ्रॉम द वे यू डेकोरेट योर रेसिडेंस टू अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सेल वर्क, ठीक है। किस तरीके से अपने घर को सजाने से लेके, अपने रेसिडेंट को डेकोरेट करने से लेकर आपकी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इन सब में भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। क्रिएटिविटी की बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी गई हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा, इसमें मैंने मेंशन नहीं की हैं लेकिन मैं ऐसे बता दे रही हूँ। क्रिएटिविटी इज़ एन एबिलिटी ऑफ मेंस माइंड टू ग्रास्प, एक्सप्रेस एंड अप्रिशिएट इन द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो क्रिएटिविटी क्या है? एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के रूप में ह्यूमन माइंड को ग्रास्प, एक्सप्रेस और अप्रिशिएट और इवैल्यूएट करने की एबिलिटी या एक्शन है। क्रिएटिविटी इज़ एन एबिलिटी ऑफ मेंस माइंड टू ग्रास्प, एक्सप्रेस, अप्रिशिएट इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये बोला था कोल और ब्रूश ने बोला था, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई कोल और ब्रूश की थी। J.E. Drevhal, DREVAHL ने बताया क्रिएटिविटी इज़ दैट ह्यूमन एबिलिटी बाय विच ही प्रेजेंट्स एनी नोवेल वर्क और आइडिया। क्रिएटिविटी वो ह्यूमन एबिलिटी है जिसके द्वारा वह किसी क्रिएटिव आइडिया को, न्यू थॉट्स को प्रेजेंट कर पाता है, दैट इज़ द क्रिएटिविटी। C.V. गुड ने बोला, गुड बैड वाला गुड, क्रिएटिविटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ थॉट टू बी कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड कॉन्टिनेम। मतलब कि क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी ग्रुप में किसी भी ब्रॉड कॉन्टिनम को क्रिएट करती है। इज़राइल ने बोला, ISRAILE, इज़राइल ने बताया कि क्रिएटिविटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग एनी न्यू ऑब्जेक्ट। किसी भी नए ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने और मैनिपुलेट करने, घटाने बढ़ाने की एबिलिटी और कैपेसिटी को क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी की डेफिनेशंस थी। अब हम बात करते हैं 3 क्राइटेरियाज ऑफ क्रिएटिविटी। क्या 3 क्राइटेरिया हैं कि हम कहेंगे कि क्रिएटिव है? तो हमें उन 3 क्राइटेरिया पे पहले रखना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर कोई इंसान कह रहा है कि उसका आइडिया, उसका इनोवेशन इज़ क्रिएटिव, तो हमें पहले उन 3 क्राइटेरिया पे जज करना है, फिर हम बोलेंगे हाँ दैट इज़ क्रिएटिव।
पहला क्राइटेरिया है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मैंने आप लोग को बताया कि आप जो भी चीज़ बता रहे हो, आइडिया, इन्वेंशन, डिस्कवरी, थॉट्स या थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, मेथड, वो उसमें ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से सेब गिरा, इट्स नॉट न्यू, सेब तो गिरता रहा, पर जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया दैट इज़ यूनिक, दैट इज़ ओरिजिनल, ठीक है। एक्सटेंशन नहीं था किसी भी लॉ का, तो ये ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यूज़फुलनेस, जो भी क्रिएट किया आपने, जो भी डिस्कवरी की है, जो भी थ्योरी है, वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी यानी कि यूज़फुलनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसका कोई भी यूज़फुलनेस नहीं है। आपने कोई ऐसी डिश बनाई जो सबसे बेकार टेस्ट वाली है, वर्स्ट टेस्ट वाली है, तो आप कहो कि ये तो बहुत ही नया मतलब क्रिएटिव चीज़ है, ऐसा कितना बेकार किसी ने भी नहीं बनाया होगा, तो ये क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिविटी हमेशा कंट्रीब्यूट करती है हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए। तीसरा है क्राइटेरिया सरप्राइज़। जब आप उसको देखें तो आहा मोमेंट होने चाहिए, ठीक है। आप सरप्राइज्ड फील होने चाहिए, सामने वाला उसको देख के बोले कि हाँ इट्स अ न्यू थिंग, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है, वो सरप्राइज्ड हो जाए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी की। 4 टाइप्स बताए गए हैं क्रिएटिविटी के, जिसको 4C मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी भी कहते हैं। पहला C जो है मिनी C क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स पर्सनली मीनिंगफुल आइडियाज़ एंड इंसाइट। आपके जो खुद के मीनिंगफुल आइडियाज़ हैं और जो इंसाइट्स हैं, ठीक है, अपनी सेल्फ के बारे में, दैट इज़ मिनी C क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है लिटिल C क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स मोस्टली एवरीडे थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अपनी डेली लाइफ में जो भी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करते हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सॉल्यूशन को पाने में, या फेस करते हो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को, उसमें अडेप्ट होने के लिए, दैट इज़ द लिटिल C क्रिएटिविटी। प्रो C क्रिएटिविटी इज़ अ प्रोफेशनल क्रिएटिविटी हु आर स्किल्ड एंड क्रिएटिव इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। आप अपने प्रोफेशन में अगर क्या हो, स्किल्ड हो, क्रिएटिव हो, नई नई चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट अगर बहुत क्रिएटिवली राइटिंग्स लिख रहे हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत क्रिएटिवली प्रेजेंट कर पा रहे हो, देन आपके अंदर प्रो C क्रिएटिविटी है। बिग C क्रिएटिविटी मतलब कि जो ऐसे आइडियाज़ को क्रिएट करे जो वर्ल्ड चेंजिंग हो, वर्ल्ड चेंजिंग क्रिएशन में आते हों, जैसे मेडिकल इनोवेशंस, टेक्निकल एडवांसेस, आर्टिस्टिक अचीवमेंट, दैट इज़ द बिग C क्रिएटिविटी। तो ये 4 टाइप ऑफ क्रिएटिविटी हैं, टाइप्स 4C। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें 4 स्टेजेस आती हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। कई बार इल्यूमिनेशन के बाद इवैल्यूएशन पे ख़त्म हो जाता है, या वेरिफिकेशन भी कहते हैं, वेरिफिकेशन पे ख़त्म हो जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज नहीं आती, ठीक है। मतलब कि कई बुक्स में अगर आप देखो तो, ठीक है, लेकिन ये इसका सही सीक्वेंस। इवैल्यूएशन को वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो अगर स्टेप लिखा हुआ इम्प्लीमेंटेशन, तो ये गलत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट तो तभी करोगे ना जब आप वेरीफाई कर चुके हो किसी चीज़ को। तो प्रिपरेशन फेज़ में क्या होगा, पहली स्टेज है क्रिएटिविटी की, यहाँ से स्टार्ट होता है गैदर करना इन्फॉर्मेशन को, और आप रिसोर्सेज देखते हो, आइडियाज़ देखते हो, उनके थ्रू चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हो और प्रिपेयर करते हो अपने आप को। इंक्यूबेशन सेकेंड स्टेज होती है, जहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ इंक्यूबेट हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट किसी प्रेशर के, स्ट्रेस के, और आप थोड़ा सा फ्री होके, ठीक है, अपने माइंड को अनकॉन्शियसली उस चीज़ में लगाए रखते हो, पर कॉन्शियसली वहाँ से दिमाग हटा लेते हो, ठीक है। कई बार होता है ना, हमने प्रिपरेशन कर ली, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, पर जब सॉल्व कर रहे हैं किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ले लो फॉर एग्जांपल, तो आपने कहा हाँ ठीक है, इस तरह के रूल्स प्रिंसिपल्स लगेंगे, ये थ्योरी लगनी चाहिए, ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर बहुत बार करने के बाद भी जब आपको आंसर नहीं मिल रहा होता है, तो इंक्यूबेशन की स्टेज आती है जो अनकॉन्शियसली होती है। आप अपना दिमाग वहाँ से डाइवर्ट कर लेते हो, किसी और चीज़ पे लगाने लगते हो, पर अनकॉन्शियसली दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है, और सडनली क्या होता है, सॉल्यूशन हमें सूझने लगता है, इंसाइट आ जाती है उसकी, तो इसे कहते हैं इंक्यूबेशन फेज़। इल्यूमिनेशन फेज़ में प्रिपरेशन और इंक्यूबेशन दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं, जहाँ पे आपने जो भी डेवलप किया है प्लान, ठीक है, वो उसको एक कंक्रीट फॉर्म दे पाते हो, कंक्रीट आइडियाज़ ऑफ द एंड रिजल्ट जो है, दैट इज़ कॉल्ड द इल्यूमिनेशन, ठीक है। और अब जो आपने कंक्रीट प्लान बना लिया है,
तो आप क्या करोगे, आप इसको इवैल्यूएट करोगे, वेरीफाई करोगे दैट इज़ गुड और नॉट, दैट इज़ एप्लीकेबल और नॉट, ठीक है। तो दैट इज़ द इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन फेज। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, वेरीफाई कर लिया, हाँ ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आप उस अपने आइडियाज़ को, प्लान्स को, वैल्यूएशन को अपनी प्रीवियस स्टेजेस की बेस पे क्या करोगे, फाइनलाइज करोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे। तो दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रिएटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिएटिविटी में मेन रोल प्ले करते हैं, किस वजह से क्रिएटिविटी होती है। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज़, अगर आप ओपन हो, ठीक है, ओपननेस है आपके अंदर, न्यू आइडियाज़ को लेके एक्सेप्टेबिलिटी है, तो आप क्रिएटिव हो सकते हो या होगे अपनी लाइफ में। ओपननेस पॉजिटिवली कोरिलेटेड है आपकी क्रिएटिविटी से। बी परसिस्टेंट, आप परसिस्टेंट हो, इंस्पिरेशन आपके अंदर है, आप परसिस्टेंटली कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हो, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स या न्यू आइडियाज़ या न्यू इनोवेशंस, देन आप क्रिएटिव हो। मेक टाइम फॉर क्रिएटिविटी, अगर आप अपना अलग से टाइम निकाल पा रहे हो, डिवोट कर रहे हो अपने टाइम को क्रिएटिव एफर्ट्स में, तो क्रिएटिविटी को ये अफेक्ट करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आप डाइवर्स तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, जनरेट कर पा रहे हो वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस को, आइडियाज़ को, देन क्रिएटिविटी इससे इन्फ्लुएंस होती है भाई। क्रिएटिविटी जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं कंपैरेटिवली कन्वर्जेंट थिंकर के, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपने तरफ से नई चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं और फिर अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जो आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट, आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हो। डाइवर्जेंट थिंकर्स जो होते हैं वो दिए गए कॉन्सेप्ट में अपनी तरफ से 4 चीज़ें और लगाते हैं, उसको क्रिएटिव बनाते हैं और तब काम करते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकर हैं अगर आप, तो आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बेहतर होगी। फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है। दिस फैक्टर रिलेट्स टू द क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ जनरेटेड, किस तरह की आइडियाज़ को आप जनरेट कर पा रहे हो। ये नहीं कि आज आप कोई आइडिया लेके बैठे हो और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो ही नहीं पा रही है, आपके दिमाग में नई चीज़ें ही नहीं आ पा रही हैं, वो 1-2 साल बाद आ रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। फ्लुएंसी इफेक्ट करती है क्रिएटिविटी को। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ, नई तरीके से चीज़ों को देख पाओ, नए पर्सपेक्टिव को भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो इसे कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग अपनी इनोवेशंस में, अपनी आइडियाज़ में, अपनी थिंकिंग में चेंजेस ला पाऊँ। तो ये भी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, इफ़ेक्ट करता है। ओरिजिनलिटी तो मैंने बताया ही कि यूनिकनेस का जो ये कंपोनेंट है वो तो होना ही ज़रूरी है, वो एक एग्जिस्टिंग फैक्टर है, जो नहीं है तो आप क्रिएटिव नहीं हो। इलाबरेशन इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग अपॉन आइडियाज़, ठीक है, आप अपने जो भी चीज़ों को दिया है उसे आप इलाबरेट कर पाओ, एक्सटेंड कर पाओ, ठीक है, एक्सपेंड कर पाओ अपने आइडियाज़ को, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्रिएटिविटी या क्रिएटिव इंडिविजुअल की क्वालिटी है। सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम्स, आपके अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तब भी आप क्रिएटिवली थिंकिंग कर पाओगे, क्रिएटिवली सोच पाओगे, क्रिएटिव सॉल्यूशंस पा पाओगे विदाउट किसी हार्म के। मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिविटी में। जब इंडिविजुअल मोटिवेटेड होता है टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो वो ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, सॉल्यूशन कर पाता है और क्रिएटिव सॉल्यूशन कर पाता है और अपने आप को ज़्यादा इंगेज दिखा पाता है, ठीक है, उन लोगों के कंपैरिजन में जो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। नॉलेज और एक्सपर्टीज़, अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट को लेके, उस इनोवेशन को लेके, उस डिस्कवरी को लेके एक्सपर्टीज़ अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं आपके, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिएटिविटी में। क्रिएटिव एबिलिटीज़ आपके अंदर तभी आएंगी जब आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी वैसी होंगी। आपके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस होगा, क्यूरियोसिटी होगा, इंटरेस्ट होगा, विलिंगनेस होगा, अगर, ठीक है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट जो है आपका वो भी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव है, ठीक है, आपका चैलेंजिंग है, कॉम्पिटिटिव है, तो इसको और पॉजिटिवली आप इवैल्यूएट कर पा रहे हो, तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिविटी। तो ये जितने भी फैक्टर्स थे ये सभी क्या हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिएटिविटी में। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह के मेज़र्स हैं, किस तरह के मेज़र्स से हम क्रिएटिविटी
को मेज़र कर पाते हैं। तो अब यहाँ बताएं कि जब क्रिएटिविटी की जो डेफिनेशंस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या नहीं हैं, उनमें मतलब कि कंट्रोवर्सीज पाई गई, कॉन्सेंसस पाए गए, ठीक है, एक व्यू पॉइंट नहीं है किसी का भी। तो फिर क्रिएटिविटी को मेज़र करने के मेथड्स में कैसे वो एक मत हो सकते हैं। तो इसी वजह से क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए कई सारे जो टेस्ट थे उनका डेवलपमेंट किया गया। मैन्सफील्ड और बुश ने ऐसे कई तरह के, स्पेसिफिकली कहें तो 20 मेजर्स को स्पेसिफाई किया, जिनको उन्होंने 3 डिफरेंट अप्रोचेस में डिवाइड कर दिया। पहला उनका डाइवर्जेंट प्रोडक्शन था, ठीक है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में गिब्सन का टेस्ट आता है, मतलब गिब्सन ने जो टेस्ट किया था, डेवलप किया था, उसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने बताया कि व्यक्ति में कम से कम 120 डिफरेंट एवं फ्री मेंटल एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ योग्यताएं स्मृति में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, तो कुछ उनके एवैल्यूएशन को इंक्लूड करती हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को उन्होंने बताया था। अभी हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। पहला है रिमोट एसोसिएट टेस्ट। रिमोट एसोसिएट टेस्ट जो था मैडनिक ने क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए डेवलप किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी की जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए 2 तरह के थॉट्स, उनके बीच में रिलेशनशिप देखा गया था, ठीक है। जो जब थॉट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो इंसान में क्रिएटिविटी पाई जाती हैं, और कई बार जब हम उनको आपस में जोड़ देते हैं और नया एसोसिएशन डेवलप होता है तो भी क्रिएटिविटी डेवलप होने की संभावना होती हैं, ठीक है। और मैडनिक ने अपनी स्टडीज़ के बेस पे वो इस रिसर्च पे भी पहुँचे कि जब हम दूर दूर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी में उन्होंने बताया कि मैडनिक बिलीव दैट द क्रिएटिव प्रोसेस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू एसोसिएट आइडियाज़ दैट आर कंसिडर्ड वेरी फॉर अपार्ट कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, जो दूर हों, ठीक है, कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअली। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी की व्याख्या 2 विचारों में पाए जाने वाले संबंधों की योग्यता के रूप में की जा सकती है जो एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, कि 2 विचारों के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप पाई जाती हैं, ठीक है, और वो विचार जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। क्रिएटिव व्यक्ति, ठीक है, जो दूर दूर पाए जा रहे हैं आपके थॉट्स, उनके बीच में रिलेशनशिप को जोड़ता है और नए एसोसिएशन को इस्टेब्लिश कर लेता है। इसी के थ्रू इन्होंने क्रिएटिविटी को डिफाइन किया, ठीक है। द RAT रिमोट एसोसिएट टेस्ट consists of items that require the respondent to identify a word that can be associated to 3 rather distinct stimulus word। अब कैसे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं 2 दूर पाए जाने वाले थॉट्स को, हम कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, ठीक है, और एक ब्रश दिया हुआ है और एक पेन दिया है। आप इसमें एक कॉमन फैक्ट आप कैसे एसोसिएट करोगे, हैंड से ही हैंडल खोलोगे, हैंड से ही ब्रश चलाओगे, हैंड से ही पेन पकड़ोगे। तो आपने क्या किया, एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर लिया। इसी को रिमोट एसोसिएट के टर्म में बताया गया था। उनमें इन्होंने ये भी बताया कि रिमोट एसोसिएशन टेस्ट पे जो जिनके स्कोर हाई होते हैं उन लोगों का जो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत हाई होता है, वो प्रोफेशनली बहुत क्रिएटिव होते हैं। भाई इन 3 स्टिमुलस को अगर हम एक साथ ना रखते या भी मैंने हैंड ना लिखा होता तो आप शायद हैंड ना बता पाते, या जो अगर डाइवर्जेंट थिंकर होते तो बता भी लेते अपनी तरफ से चीज़ों को कि एक कौन सी चीज़ है जो कॉमनली इनको एसोसिएट कर रही है, ठीक है। तो दूर दूर पाए जाने वाले जब विचारों को हम क्या कर ले रहे हैं, एसोसिएट कर ले रहे हैं, तो इसके थ्रू रिमोट एसोसिएट टेस्ट के थ्रू हमने क्रिएटिविटी को मेज़र किया कि कितनी क्रिएटिविटी पाई जा रही है। और अगर इस पे स्कोर्स हाई आते हैं तो हम कहते हैं प्रोफेशनली इंसान बहुत क्रिएटिव हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंसुअल असेसमेंट टेक्निक। कॉन्सेंसुअल असेसमेंट टेक्निक में टेरेसा एम्बाइल ने क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए एक तीसरी टेक्निक को डेवलप किया था। इनका ओपिनियन था कि
क्रिएटिविटी जो है एज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट रादर देन ऑफ अ पीपल। जो क्रिएटिविटी है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी इंसान की। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट से क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि हमें क्रिएटिविटी को अगर समझना है तो प्रोडक्ट को पहले जो सामने स्टिमुलस दिया हुआ है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, जिसके बारे में ऑब्जर्वर्स या एक्सपर्ट्स की राय यह थी कि वह प्रोडक्ट थोड़ा सा नोवल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसमें क्रिएटिविटी देख पाएंगे। इनकी रिसर्च जो थी वह इंडिकेट करती थी कि यदि ऑब्जर्वर किसी एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में से बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिलियर है तो वह क्रिएटिव इवैल्यूएशन से दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी क्या है सहमति को दर्शा सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बहुत ही ट्रेंड, ठीक है, आर्टिशियन है तो वो स्टूडेंट्स की जो भी पेंटिंग्स हैं की इवैल्यूएशन में क्या कर सकता है, आर्ट टीचर्स की कैटेगरी को निर्धारित करके अपनी क्या कर सकता है सहमति को प्रकट कर सकता है कि हाँ भाई इनको कुछ तो नॉलेज होगी ही इसके बारे में। इफ एक्सपर्ट्स थिंक्स दिस वर्क इज़ क्रिएटिव दैन इट इज़, अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है क्रिएटिव होगा, इन्होंने ये माना। तो इन्होंने ये भी बताया कि क्रिएटिविटी में कई तरह के गुण हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, ये सभी इंक्लूडेड हैं। और अगर एक इंसान सभी का यूज़ कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ वो क्रिएटिव है, वो स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं, वो टीचर क्रिएटिव हैं। लेकिन क्रिएटिव स्टूडेंट्स में आपस में भी क्या होंगे, डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब आपके अंदर अवेलेबल है तो एक ही क्वांटिटी में होगा। आपकी ओरिजिनलिटी में मेरी ओरिजिनलिटी में डिफरेंट हो सकता है, मेरी फ्लुएंसी में आपकी फ्लुएंसी में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इसी को उन्होंने कॉन्सेंसुअल असेसमेंट टेक्निक के तहत बताया था। नेक्स्ट था गिलफोर्ड का क्रिएटिव टेस्ट। आपको सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जो रिमोट एसोसिएट टेस्ट था उसमें दूर दूर पाए जाने वाले थॉट्स के बीच में एसोसिएशन इस्टेब्लिश करने का कार्य किया गया था, ठीक है। और ये जो एम्बाइल का कॉन्सेंशुअल असेसमेंट टेक्निक्स था, इसमें इन्होंने क्या किया था कि अगर एक्सपर्ट्स की हेल्प से, अगर एक्सपर्ट कह रहा है कि सामने वाले का जो थॉट है, डिस्कवरी है, क्रिएटिव है, तो वो उसको क्रिएटिव मान ले रहा था। गिलफोर्ड का जो क्रिएटिव टेस्ट था उसमें क्या था, इन्होंने दिस टेस्ट वॉज स्टैंडर्डाइज टू मेज़र मैनी क्रिएटिव एबिलिटीज़, कई सारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए इसको बनाया गया था। और स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 3 सब टेस्ट इसमें रखे गए थे, द ब्रिक यूज टेस्ट, द हिडन फिगर टेस्ट, द मैच प्रॉब्लम टेस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने के लिए उन्होंने ये 3 टेस्ट रखे थे, ओरिजिनलिटी को मेज़र करने के लिए इन्होंने 2 टेस्ट रखे थे, प्लॉट टाइटल टेस्ट और द सिंबल प्रोडक्शन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में गिलफोर्ड का अनयूजुअल यूजेस और टास्क था, जिस पे उन्होंने बताया था कि अगर हम हेयर द पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू जनरेट अल्टरनेटिव्स यूजेस फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट सच एज ब्रिस्क, हमने क्या किया, किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी ऑब्जेक्ट के अनयूजुअल यूजेस को बताने के लिए बोला। भाई नॉर्मल यूजेस तो मैंने जो जैसे अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था सभी बता सकते हैं, पर अनयूजुअल यूजेस बताने के लिए उसको 4 क्राइटेरिया पे खड़ा उतरना पड़ेगा। पहला है फ्लुएंसी, द टोटल नंबर ऑफ एप्रोप्रिएट यूजेस जनरेटेड, कितने जल्दी उसने कितने नंबर ऑफ एप्रोप्रिएट यूजेस बता पाए हैं, जनरेट कर पाए हैं अपने माइंड में, तो पहला डायमेंशन था। ओरिजिनलिटी, कितने ओरिजिनल या कितने रेयर यूजेस बताए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, और जो भी उसने बताया है, जो भी उसने इम्प्लीफाइड किया है उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितने वेरियस यूजेस और इंक्लूड हो सकते हैं। इलैबोरेशन, द अमाउंट ऑफ डिटेल गिवन फॉर द जनरेटेड यूजेस, ठीक है, उसमें अमाउंट ऑफ डिटेल कितनी दी गई है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ब्रिक जो है, आपने ब्रिक ली है तो ब्रिक का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। पेपर वेट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी, एक अलग कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी है। देन यूजिंग इट्स वॉल्यूम टू कंजर्व वाटर इन अ टॉयलेट टैंक, ठीक है, ये अलग है। द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अनयूजुअल यूजेस इज बट वन एग्जाम्पल ऑफ द जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी टू इंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, स्पेसिफिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है और कन्वर्जेंट थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है। अब जैसे इसमें ग्लास का दिया हुआ है, ग्लास को उसने सर पे भी रख लिया, ग्लास में पौधा भी लगा दिया, ग्लास को एक टेबल लैम्प की तरह यूज़ किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनयूजुअल यूजेस को क्या करता है, मेज़र करता है। गिलफोर्ड का जो टेस्ट था, ठीक है, उन्होंने एक टेस्ट तो ये बताया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी को मेज़र कर रहा है, इसके अलावा
इंडिविजुअल यूजर्स को मेज़र करने के लिए भी एक टेस्ट उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिसके द्वारा उन्होंने डाइवर्जन, प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रीडेफिनेशन जैसी एबिलिटी को मेज़र किया था। इस टेस्ट के द्वारा इन्होंने स्पेसिफिकली सेंसिटिविटी ऑफ फॉर द प्रॉब्लम, फिगरल स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी, फिगरल एडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एक्सप्रेसिव फ्लुएंसी, सिमेंटिक स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी, एसोसिएटिव फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, सिमेंटिक एलैबोरेशन, फिगरल डिफिनेशन, सिंबॉलिक डिफिनेशन, इन सबको मेज़र किया था और बताया था कि सामने वाला इंसान कितना डाइवर्जन, प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और रीडेफिनेशन जैसी एबिलिटीज़ से युक्त है। नेक्स्ट है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें टॉरेंस ने अपना जो टेस्ट बनाया उसमें 5 वर्बल और 2 फिगरल टेस्ट थे। 5 वर्बल सामने लिखे हैं, आस्क एंड गेस टेस्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूविंग टेस्ट, टॉय डॉग टेस्ट, अनयूजुअल यूज टेस्ट, जस्ट सपोज टेस्ट। ठीक है, अब ये जो पहला था आस्क एंड गेस टेस्ट में गिलफोर्ड का जो टेस्ट था, इसमें उन्होंने कॉज और रिजल्ट रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करना होता था इसमें कि क्या कॉज है और क्या उसका रिजल्ट आएगा। इस टेस्ट में उन्होंने फ्लुएंसी, ठीक है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे अंक दिए जाते थे। देन जो फ्लुएंसी जो स्कोर था उसको गिनकर देखते थे वो कितना अप्रोप्रिएटली उस इंसान ने जो पहले से इस्टेब्लिश थ्योरीज हैं उनकी हेल्प ली है। ऐसे ही जो इनका था प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इम्प्रूविंग टेस्ट जो था, ठीक है, उसमें उन्होंने फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी इन सब का सहारा लिया और इन्वेंशन का सहारा लिया। टॉयज़ आर यूज्ड फॉर देयर मेजरमेंट, टॉयज़ का यूज़ किया था। फ्लेक्सिबिलिटी, नोवेल्टी, डिफ़िकल्टी, सरप्राइज, क्रिएटिविटी, ये इसमें टॉय डॉग टेस्ट में यूज़ किए गए। फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, इन्वेंशन मेजर्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजुअल यूज़ ऑफ टेस्ट। वो जब भी मैंने भी बताया अनयूजुअल यूज़ ऑफ टेस्ट उसका अलग से भी दिया है, उसमें भी इंक्लूडेड है। फिर है जस्ट सपोज टेस्ट या जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन टेस्ट में द एग्जामिनी इज प्रेजेंटेड विद इम्प्रोबेबल सोल्यूशन सिचुएशंस एंड इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट देम। ठीक है, कि ऐसी असंभाव्य, जिसको आप जो पॉसिबल ही नहीं है, संभावित ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन को उन्होंने प्रेजेंट किया और उसके बारे में सोचने को कहा कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक टेस्ट, ठीक है, या हमारे फिगरल टेस्ट जिसको कहते हैं। इसमें हमारे 3 आते हैं। पिक्चर कंस्ट्रक्शन, हमने आपको कोई सिचुएशन दी उसके बेस पे आपको पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, आधी पिक्चर बताई और उसके बेस पे पिक्चर को पूरा करने के लिए कहा, या पिक्चर को आधी फ़ोटो बना के दी, आधा फिगर बना के दिया, उसे आपको पूरा करने के लिए कहा गया। पैरेलल लाइन टेस्ट, पैरेलल लाइन टेस्ट में आपको पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग फिगर बनाने के लिए कहा जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रिएटिविटी को मेज़र किया जाता है। फिर है बाकर, या ये बाकर में BAQ होना चाहिए, BAQER, बाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या था कि दिस टेस्ट वॉज क्रिएटेड बाय बाकर मेहंदी इन 1973। इट हैज़ 2 फॉर्म्स, इसमें 2 फॉर्म्स है, वर्बल मतलब जी कि जिसको हम वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नॉन वर्बल जिसे हम एक्सप्रेस नहीं करते, ये परफॉर्मेंस टाइप के होते हैं। मैनी सब टेस्ट सच एज इफ़ इट सो हैपन टेस्ट, अगर ये हुआ तो क्या, ठीक है, यदि ऐसा हो जाए तो परीक्षण, या वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट टेस्ट, भिन्नता परक प्रयोग परीक्षण, ट्रेसिंग न्यू रिलेशंस टेस्ट, नए संबंधों को जानने का टेस्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट, उत्पाद को या कोई भी प्रोडक्ट है इसको इम्प्रूव करने का टेस्ट जो था, ये सब इंक्लूडेड थे वर्बल में। जबकि जो हमारे नॉन वर्बल टेस्ट थे उसमें ड्रॉ फिगर टेस्ट, किसी भी चित्र को बनाना, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, वही चित्र को या पिक्चर को कंप्लीट करना, ट्रायंगुलर एंड एलिप्टिकल फिगर टेस्ट, जिसमें कि हमें ट्रायंगुलेशन यानी कि त्रिभुज के आकार या अंडाकार आकृति में दिए गए कार्य का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसमें जो ये वाला था कि इफ़ इट इज़ सो हैपन टेस्ट, इसमें था कि यदि मनुष्य को खाने की आवश्यकता ना हो तो, यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो, यदि विद्यालय को पहिया लग जाए तो, आदि इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट किया गया और स्टूडेंट्स को जितने भी परिणाम याद आए तो क्या होगा लिखने को कहा जाता है। इसमें
जो स्टूडेंट होता है वो एक तरीके से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसमें दूसरा था हमारा भिन्नता परख यानी कि वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट टेस्ट जो था वो भी इसी तरीके का था कि इसमें ऑब्जेक्ट्स के नए नए, ठीक है, प्रयोगों से रिलेटेड था कि कितने नए आप उसके बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नए यूजेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पानी, लकड़ी की छड़ी और पत्थर का टुकड़ा का नाम प्रस्तुत करके अधिकतम संख्या में उनके विचित्र और रोचक, ठीक है, यूजेस के बारे में लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। पानी रख दिया, लकड़ी की छड़ी रख दिया और पत्थर का टुकड़ा। आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग उसके यूजेस बता सकते हो। नेक्स्ट था ट्रेसिंग न्यू रिलेशनशिप। इसमें क्या था, नए संबंधों का पता लगाने वाला टेस्ट था ये। मतलब कि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के शब्दों के 3 जोड़े, हवा और पानी, पेड़ और मकान, कुर्सी और सीढ़ी जैसे प्रस्तुत किए गए और इन जोड़ों के संबंधों को बताने के लिए कहा गया। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट में वही कि किसी भी वस्तु को, किसी भी टॉय में चेंजेस करके किस तरीके से आप उसको नोवेल और अट्रैक्टिव बना सकते हो। और ये वाला आपको पता ही है फिगरल वाले में क्या है, ठीक है, जो ऊपर वाले में था, टॉरेंस वाले में था, वैसे ही है ये कि चित्र बनाना परीक्षण यानी कि पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट में आपको पिक्चर को कंप्लीट करना पड़ता है नोवेल और इंटरेस्टिंग तरीके से। पिक्चर कंप्लीशन हो गया ना, ड्रॉ फिगर में ड्रॉ करना पड़ता है। ट्रायंगुलर वाले में क्या है कि 7, ठीक है, ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार या 7 अंडाकार आकृतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं और स्टूडेंट को हर फिगर को एक पार्ट मानकर एक नई क्या करनी पड़ती है, नई ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो ये इस तरह का टेस्ट था। इसी तरीके के और भी टेस्ट हैं जिसमें बी के पास ही क्रिएटिविटी टेस्ट 1972 आता है। इन्होंने इसमें 6 सब टेस्ट रखे थे, इसके आगे मैंने नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे। इतने भी आप याद कर लोगे तो बहुत है। तो बी के पास ही क्रिएटिविटी टेस्ट में 6 सब टेस्ट आते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से उपलब्ध हैं और स्कूल के बच्चों के लिए डेवलप किया गया था, जिसमें पहला सब टेस्ट था सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट, ठीक है। दूसरा था द अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट, द टेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, द स्क्वायर पजल टेस्ट, द ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो जैसा जैसा सब हेडिंग से वैसे वैसे टेस्ट के अंदर चीज़ें अवेलेबल थी। ये टेस्ट थोड़ा सा बड़ा था और काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है। इसको चाहूँगी तो अलग पार्ट में एक वीडियो बना दूँगी, इससे आप देख सकते हो। पर यहाँ तक अगर आप इतने भी टेस्ट याद कर लोगे तो दैट्स एनफ फॉर योर एग्ज़ाम और योर नॉलेज, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे इतनी नॉलेज आपकी परफेक्ट है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, सुन लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना बच्चों मेरे आने से पहले। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।